हेलो बच्चों, आपका बच्चों हमारे चैनल चौहान भैया तर्रा वाले में स्वागत है। जो आज हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 के पाठ 7 मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्सेस को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमारा शीर्षक है कि मानव संसाधन, मानो मतलब हम और आप सब खुद एक संसाधन हैं। जब हम एक साधन के रूप में कार्य करते हैं तो हम संसाधन बन जाते हैं। मानव अपने ज्ञान एवं विवेक तकनीक के बल पर खुद सबसे बड़ा संसाधन है। इस पाठ में हम लोग समझेंगे कि मानव किस प्रकार संसाधन बनता है और उसकी किसी देश के विकास में क्या उपयोगिता है, वह देश के विकास में क्या योगदान दे सकता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने पाठ को। तो जैसा कि बच्चों हमारे पाठ का नाम है मानव संसाधन। जिस वस्तु के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं उसे साधन कहते हैं। पिछले पाठ में बच्चों हम लोगों ने जाना कि संसाधन क्या है, जो हमारे कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, हमारे कार्य को साधते हैं, हमारे कार्य के लिए साधन बनते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। पढ़ने लिखने के लिए हम किताब कॉपी पेन आदि का प्रयोग करते हैं, तो ये सब पढ़ने के साधन हैं। इन्हें हम शैक्षिक साधन कह सकते हैं। मानव स्वयं एक महत्वपूर्ण साधन है। मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है, आइए हम जो जानते हैं। किसी भी देश का विकास वहां पर रहने वाले कर्मठ योग्य एवं कुशल नागरिकों पर निर्भर करता है। जब किसी देश में पर्याप्त संख्या में व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षित लोग होते हैं तो उस देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि अगर उस देश के नागरिक योग्य हैं, होशियार हैं, तकनीकी रूप से सक्षम हैं, तो वह देश विकसित होगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बच्चों कैसे कौन सा देश है? जापान। जापान एक छोटा सा देश है लेकिन वो विकसित देशों की श्रेणी में आता है। यदि विकास की तुलना में अन्य संसाधनों का उपयोग करने वालों की संख्या अधिक बढ़ती जाती है तो देश समृद्ध नहीं हो सकता है एवं अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होती है। यदि वहां के लोग कुशल एवं योग्य हैं तो वे उस देश के लिए उपयोगी संसाधन बन जाते हैं। जनसंख्या के इस स्थिति को अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति कहा जाता है। कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर देश की जनसंख्या योग्य है तो वह उस देश के लिए वरदान साबित होती है। अगर वो जनसंख्या योग्य नहीं है, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं है या किसी कार्य के लायक नहीं है तो वो उस देश के लिए अभिशाप भी बन जाती है। जैसे चीन देखिए बच्चों, चीन जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है, लेकिन चीन ने अपनी जनसंख्या को इतना प्रशिक्षित एवं सक्षम बना दिया है कि आज चीन की जनसंख्या खुद उनके लिए एक वरदान साबित हो गई है। आज आप देखिए चीन के बने प्रोडक्ट दुनिया के हर कोने में छाए हुए हैं। अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है देश में उपलब्ध भूमि सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो। कहने का मतलब वह जनसंख्या जो देश पर बोझ ना हो। सीधा सा अर्थ यह है कि अगर जनसंख्या का प्रोडक्शन, जनसंख्या अपनी संख्या के से भी ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, उपयोगी है, तो वो जनसंख्या की अनुकूलतम जनसंख्या कहलाएगी। लेकिन अगर वो उस देश में कोई अपनी भागीदारी नहीं निभा रही है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई उसके अंदर योग्यता नहीं है, तो वो उस जनसंख्या के लिए अभिशाप ही है। अगर किसी देश की जनसंख्या वहां पर उपलब्ध संसाधनों से अधिक होगी तो वहां के विकास में वो बाधक होगी। भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत की ही है। 1991 से लेके 1951 से लेके 1981 की अवधि में जनसंख्या की निरंतर और तीव्र वृद्धि हुई। इसका कारण खाद्यान्न आपूर्ति तथा चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार होना रहा, जिससे मृत्यु दर में कमी आई। जनसंख्या बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण यह रहा बच्चों कि मरने की जो दर थी वो कम हुई। कम क्यों हुई? क्योंकि सुविधाएं बढ़ गई, चिकित्सा सेवाएं बढ़ गई, खाने पीने की कमी नहीं रही। तो विभिन्न प्रकार के संसाधनों की वृद्धि होने से मृत्यु दर में कमी आई। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में कमी होने के कारण ही जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। प्रति
1000 की जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं और प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर पर नियंत्रण के लिए सरकार ने परिवार नियोजन की विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। परिवार नियोजन से मतलब यहाँ पर यह है कि हमें जितने जितने जनसंख्या की वृद्धि हमें सीमित रखनी है, जनसंख्या की ज्यादा वृद्धि नहीं करनी है। भारत की आधी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश राज्यों में निवास करती है। शेष जनसंख्या 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में रहती है। मतलब भारत की आधी जनसंख्या मात्र जो है आपके 5 प्रदेशों में रहती है। इसके अलावा बाकी जो 23 राज्य हैं, टोटल राज्य कितने हैं हमारे? 28। कितने राज्य हैं? 28। 28 में 5 राज्यों में 50% जनसंख्या और 23 राज्यों में टोटल जो है 50% जनसंख्या। बताइए कितना जनसंख्या का असंतुलन है। 7 केंद्र शासित प्रदेशों में रहती है। भारत की जनसंख्या का लगभग छठा भाग अकेले उत्तर प्रदेश में रहता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से भी अधिक है। मानव संसाधनों के घटक संगठन, मानव संसाधन के संगठनों से तात्पर्य है उस देश की जनसंख्या की मूलभूत विशेषताएं जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, जीवन स्तर। तो बच्चों एक एक मूलभूत जो घटक हैं उनको एक बार समझते हैं। जैसे पहला है लिंगानुपात। इसका तात्पर्य कुल जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात से है। प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या से व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए किसी देश का लिंगानुपात 1000 है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस देश में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बराबर है। यदि लिंगानुपात 1100 है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस देश में 1000 पुरुषों पर 100 स्त्रियों की संख्या अधिक है। यदि लिंगानुपात 1000 से कम है तो इसका अर्थ यह हुआ कि लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है, अर्थात स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। भारत जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। इसका तात्पर्य क्या हुआ बच्चों 943 से कि 1000 पुरुषों के समक्ष 943 महिलाएं हैं। मतलब हमारा लिंगानुपात कम है। हमें अगर हमारा लिंगानुपात बराबर करने के लिए हमको 57 अभी महिलाओं की संख्या कम है। मानचित्र में संख्या 7.1 को देखकर बताइए किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक है और किस राज्य का कम है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः केरल, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में हैं, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर व सिक्किम है। ऐसा क्यों है बच्चों? इसके पीछे भी एक कारण है कि लोग जो प्राचीन परंपराओं से जकड़े हुए हैं वो आज भी बच्चियों के जन्म को अच्छा नहीं मानते और वो लड़कों के चक्कर में बच्चियों के भ्रूण हत्याएं की ओर प्रेरित होते हैं, जिससे कि हमारे देश का लिंगानुपात बिगड़ चुका है। उसको सुधारने की जरूरत है। भारत में स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात के कारण भारत में बालकों के पालन पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है। कभी कभी गर्भ में ही बालिका की हत्या कर दी जाती है। इसे बालिका भ्रूण हत्या कहा जाता है। भारत स्त्री पुरुष अनुपात, देखिए बच्चों जो लाल से दिख रहा है यहां पर स्त्री पुरुष अनुपात सबसे कम है, जो हरा दिख रहा है वहां पर स्त्री अनुपात सबसे ज्यादा है, पीला वाला बराबर है। जैसा कि जो देश क्षेत्र में आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में कम है, उत्तर प्रदेश ये आप देखिए यहाँ पर देखिए पंजाब, हरियाणा ये बेल्ट बिल्कुल कम है और आपके महाराष्ट्र और यहाँ पर भी लिंगानुपात कम है, गुजरात महाराष्ट्र में। और यहाँ पर देखिए और यहाँ पर आप देखिए हरे से यहाँ पर लिंगानुपात ज्यादा है। साक्षरता स्तर क्या देखना बच्चों इसमें? साक्षरता स्तर। मानव साक्षरता का मतलब ये पढ़ाई और लिखाई। मानव के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसीलिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। शिक्षा के द्वारा ही लोगों का मानसिक विकास होता है,
उन्हें रोजगार मिलता है। गरीबी तथा अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। यही कारण है स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक जनसंख्या को 100% साक्षर करने के प्रयास जारी है। हमारे विधि निर्माताओं का मानना है कि अगर जनता साक्षर होगी तो सरकारी योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है, क्योंकि निरक्षरता एक अभिशाप है। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या का केवल 6वां भाग ही साक्षर था। वर्ष 1911 में देश की 73% जनसंख्या साक्षर है, जबकि उत्तर प्रदेश की 67.7 जनसंख्या ही साक्षर है। कहने का मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता की संख्या अभी भी प्रतिशत कम है। भारत में स्त्रियों की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या अधिक है। आज भी बहुत जगहों पर बालिकाओं को विद्यालय भेजने में भेदभाव किया जाता है। इसीलिए सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। सामान्यतः देखा गया है कि बहुत से विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण बालिकाओं को विद्यालय नहीं जाने दिया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था की गई, ताकि बालिकाओं को विद्यालय भेजने में अभिभावक रोके नहीं। आयु संरचना। हमारे घरों में कुछ कम आयु के बच्चे होते हैं, कुछ मध्यम आयु के, युवा और कुछ अधिक आयु के वृद्ध। इसी प्रकार देश में रहने वाले लोगों की आयु में विभिन्नता होती है। किसी देश में विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए योजनाओं को बनाने में जनसंख्या का आयु के अनुसार वितरण बहुत सहायक होता है। सरकार को जनसंख्या के युवा वर्ग के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलानी पड़ती हैं, जैसे भारत सरकार द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करना आदि। बच्चों ये देखिए, ये है हमारा चित्र, मैप है भारत साक्षरता 2011, क्योंकि बच्चों 2021 में जनगणना हुई नहीं कोरोना काल की वजह से। कोरोना की वजह से, किसकी वजह से बच्चों? कोरोना की वजह से हमारी जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में होनी थी तो वो कैंसिल हो गई। अब कब होनी है? 2026 और 27 में जनगणना होगी, ठीक है। तो अब इस साल जनगणना होनी है। चित्र में जो देखिए साक्षरता की दर सबसे ज्यादा कहां पर है? आप देखिए सबसे ज्यादा कहां पर है? केरल। केरल और आपके ये त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम साइड में। इसके बाद सबसे कम साक्षरता आप देखिए कहां पर है? सबसे कम साक्षरता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जो इलाके दिख रहे हैं आपको यहाँ पर है। भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। कितनी बच्चों? 121 करोड़, मतलब 1 अरब 21 करोड़। विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है। 1921 से लेकर 1951 की अवधि में जनसंख्या की निरंतर और तीव्र वृद्धि हुई। इसका कारण खाद्यान्न आपूर्ति एवं चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार के कारण हुआ। मृत्यु दर में कमी हुई। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में परिवर्तन होने के कारण ही जनसंख्या में परिवर्तन होता है। प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, और प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर पर नियंत्रण के लिए सरकार ने परिवार नियोजन की विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। इन्हें भी जाने। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी, 19.9 करोड़, लगभग 20 करोड़। भारत की आधी जनसंख्या का निवास उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के 5 राज्यों में है। शेष आधी जनसंख्या 23 राज्यों में और 5-7 केंद्र शासित प्रदेशों में रहती है। भारत की जनसंख्या का लगभग 6वां भाग अकेले उत्तर प्रदेश में रहता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि दर से भी अधिक रही है। सोचकर अपनी कॉपी पर लिखिए, अगर भारत की जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती गई तो क्या होगा? भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण अशिक्षा, लोग शिक्षित नहीं हैं, इसलिए वो अधिक बड़े परिवार के दुष्प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो अपनी जनसंख्या सतत बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। उनका यह मानना होता है ज्यादा बच्चे होंगे ज्यादा कमाई होगी, जबकि इसका उल्टा होता है। बच्चे ज्यादा होंगे तो खर्च भी ज्यादा होगा, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा खर्चा होगा, उनकी शादी ब्याह में ज्यादा खर्चा होगा और विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी। परंपरागत विचार,
लोग अभी भी बच्चों को भगवान का प्रसाद मानते हैं, इसलिए जो है वो परिवार नियोजन पर विश्वास नहीं करते हैं। दूसरे देशों से भारत में लोगों को आकर बसना, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश से हमारे देश में बहुत शरणार्थी लगातार गुप्त रूप से, चोरी से हमारे देश की ओर माइग्रेट करते हैं और यहाँ पर आकर के जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं। नेपाल और भूटान भी इसी प्रकार। मृत्यु दर में कमी, हमारे देश में मृत्यु दर में बहुत तेजी तीव्रता के साथ कमी हुई है। इसी कारण से हमारी जनसंख्या विस्फोट जैसी हो गई है, क्योंकि जन्म दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर में कमी हुई है और जनसंख्या एकाएक हमारी बढ़ गई। जलवायु भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम लोग गर्म जलवायु में रहते हैं, इसलिए हम लोगों की जो है बर्थ रेट भी ज्यादा है। भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। यहाँ जनसंख्या कुछ भागों में मधुमक्खी के छत्ते की तरह समूहीकृत पास पास है, जबकि कुछ भागों में अति विरल दूर दूर है। गंगा जमुना के मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहां की भूमि समतल एवं उपजाऊ है। अच्छी जलवायु होने के कारण कृषि भी अच्छी होती है। यातायात की सुविधाएं एवं बड़े उद्योगों में रोजगार पाने के कारण समुद्र तटीय मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती। रहने की दशाएं, कहने का मतलब ये है बच्चों कि जहां पर रहने की दशाएं अनुकूल होती हैं और लोगों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, पानी और जमीन और खेती के लिए योग्य भूमि, तो लोग वहां पर ज्यादा घना बसाव पाया जाता है। जहां पर रहने की प्रतिकूल दशाएं हैं, वहां पर जो है जनसंख्या का संकेंद्रण कम हो जाता है और जनसंख्या विरल पाई जाती है। न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र राजस्थान के मरुस्थल, हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, मध्य के पठार, किसी एक इकाई क्षेत्र जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या ही क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व मतलब क्या है तो कि 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सोचिए और अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए महानगरों में जनसंख्या क्यों अधिक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखिए, इस मैप में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये देखिए आप, जो पीला एरिया है यहाँ जनसंख्या का सबसे ज्यादा कंसंट्रेट बिहार लाल देख रहे हैं, जहां लाल है वहां जनसंख्या का कंसंट्रेशन, जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है। इसके बाद देखिए उसके कम ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम आप देखिए कहाँ पर आता है, जो हरा देखा ना, वो हरा हरा इलाका सबसे कम जनसंख्या केंद्र जहाँ हरा हरा है, क्योंकि राजस्थान देखिए मरुस्थल है, यहाँ पर जो है रेत के टीले हैं, रेत के मैदान हैं और रेत ही रेत है, इसलिए यहाँ पर ये पर्वतों में देखिए जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो है पर्वतों में भी जो है रहने की दशाएं बिल्कुल ही प्रतिकूल हैं और भूमि का अभाव है, पर्वतीय क्षेत्र है, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, इसलिए यहाँ पर मनुष्य का जीवन कठिन है और इसीलिए यहाँ पर मानव आवास के दशाएं प्रतिकूल हैं और जनसंख्या का विरल है। रेगिस्तान में देखिए यहाँ पर भी प्रतिकूल हार्श मौसम, गर्म मौसम की वजह से और खेती योग्य भूमि के अभाव के कारण, पानी के अभाव के कारण यहाँ पर जनसंख्या विरल है। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में भी देखिए, मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर पठारी इलाका है और यहाँ ये देखिए यहाँ पर ये जो जहाँ देख रहे हैं। इसके बाद जो है गुजरात में जनसंख्या ठीक है, महाराष्ट्र में भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है। ठीक है बच्चों। जनसंख्या का स्थानांतरण। क्या आपने कभी सोचा है कि गांव तथा नगर में क्या अंतर है? गांव के लोगों की मुख्य जीविका कृषि, पशुपालन, बागवानी, जबकि नगर के लोग विभिन्न सेवाओं, उद्योगों तथा परिवहन में लगे होते हैं। भारत गांव का देश है। भारत गांव का देश है। गांव के विकास से ही देश की उन्नति होगी। गांव में भौतिक सुविधा, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजी रोटी की परेशानी होती है, तो गांव के लोग नगर की तरफ जाने लगते हैं। गांव से नगरों की ओर और नगरों से महानगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। इससे भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। इससे भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है। भारत में भी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में 27.8 था, 2011 की जनगणना में 31.2 हो गया। कारण बच्चों ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं शहर की ओर, क्योंकि शहर में सुविधाएं ज्यादा हैं, शहर में सेवाएं ज्यादा हैं, शहर में जो है रोजगार के अवसर ज्यादा हैं। गांव में रोजगार के अवसर कम हैं, सुविधाएं कम है, सेवाएं कम है, चिकित्सा की सेवा, शिक्षा की सेवा, इस प्रकार जो है लोग शहर की ओर जा रहे हैं। जिससे कि भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिकरण होने के कारण आर्थिक विकास हो रहा है, फलस्वरूप नगरीकरण भी बढ़ रहा है। औद्योगिकरण में वृद्धि के कारण ग्रामीण जनसंख्या का स्थानांतरण नगरों की ओर होने से
नगरीकरण में तीव्र वृद्धि हो रही है। किसी स्थान विशेष को छोड़कर जनसंख्या के अनियंत्रित चले जाने को जनसंख्या का स्थानांतरण कहते हैं। हमारे देश के लोग उद्योग धंधों को लगाने और रोजगार प्राप्त करने के लिए बाहर के देशों में बड़ी संख्या में गए हैं। आप पता कीजिए आपके कौन कौन से सगे संबंधी आस पड़ोस के लोग विभिन्न देशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए गए हैं। बहुत से लोग सऊदीया की ओर जाते हैं, कुछ लोग अमेरिका की ओर जाते हैं, कनाडा की ओर जाते हैं। इस तरह हमारे देश से भी लोग विदेशों में पढ़ने लिखने व्यापार करने के लिए जाते हैं। जनसंख्या में वृद्धि। भारत की जनसंख्या की एक मुख्य विशेषता है इसकी तीव्र वृद्धि रही है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ विश्व के लगभग 2.4 क्षेत्रफल, बच्चों हमारा जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के सापेक्ष 2.4% है, जबकि जनसंख्या 17% हम लोग लिए 17.7%, लगभग 17%। जनसंख्या निवास करती है। भारत में प्रति वर्ष औसतन 1.64% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। सोचिए अगर भारत की जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती गई तो आने वाले समय में क्या होगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण पहला कारण बच्चों है अशिक्षा, दूसरा है परंपरागत विचार, मृत्यु दर में कमी, उष्ण जलवायु, अन्य देशों से स्थानांतरण। बढ़ती हुई जनसंख्या गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि एक घर में मान लीजिए 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे बच्चों? 2 बच्चे। तो पिताजी जो भी सामान लाएंगे 2 बच्चों को आधा आधा बढ़ जाएगा। जो भी सामान होगा, मान लीजिए अब यही अगर 6 बच्चे हों तो अगर वो लाए तो किसे किसे मिलेगा? तो आधों को मिलेगा और आधों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसी प्रकार हमारे देश में भी इसी तरह दबाव बढ़ जाता है। देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आकार में घनिष्ठ संबंध होता है। जब देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है, आर्थिक विकास जैसे कृषि, उद्योग आदि की दर ऊंची नहीं होती तो देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय कमी होती है जिससे रहन सहन का स्तर गिरता है। अधिक जनसंख्या के कारण कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा, संसाधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या का गुणात्मक पक्ष अर्थात जीवन की गुणवत्ता घटती है। बताइए यदि आपके परिवार में मासिक आय न बढ़े किंतु परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? अधिक जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण अधिक होना, आवश्यकता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन, संसाधनों का अधिक दोहन, उच्च जीवन प्रत्याशा, न्यूनतम जन्म दर, न्यूनतम आश्रितों की संख्या, ऊंचा जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आयु अधिक होना। जनसंख्या वृद्धि दर कम करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों में परिवार नियोजन के हेतु सुविधा एवं प्रोत्साहन देना। जनसंख्या से संबंधित सूचनाओं को समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन पर विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करना। जनसंख्या वृद्धि दर कम करने के लिए नीतियां बनाना एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना। जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने तथा जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए अनेक उपाय हैं करना, जैसे शिक्षा का विकास, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार, पौष्टिक आहार का वितरण, टीकाकरण, पल्स पोलियो ड्रॉप आदि जन कल्याणकारी योजनाएं चलाना। एक झलक। 1981 के बाद भारत जनसंख्या वृद्धि में क्रमिक कमी हुई है। जनसंख्या में कमी की प्रवृत्ति जनसंख्या को कम करने के सरकारी प्रयत्नों और लोगों के छोटे परिवार के प्रति बढ़ती सोच के कारण हुई है। चलिए बच्चों, इस प्रकार हमारा पाठ ये पूरा हुआ। कुल मिलाकर बच्चों कहने का मतलब ये है कि हमें जनसंख्या, लोगों को वृद्धि, अधिक जनसंख्या से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना है और परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को सफल बनाना है। तो बच्चों इस प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? तो अनुकूलतम जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि सुविधाओं एवं प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो। मानव संसाधन के कौन से मुख्य घटक हैं? मानव संसाधन के मुख्य घटक आयु, लिंग, साक्षरता, जीवन स्तर आदि। अगला प्रश्न बच्चों हमारा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन से कारण हैं? जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण हैं अशिक्षा, परंपरागत विचार, मृत्यु दर में कमी, जलवायु, दूसरे देशों से लोगों का भारत में आकर बसना।
तो चलिए देखिए गलत लिखा हुआ यहाँ पर, तो इसको आप लिख लीजिए अशिक्षा जनसंख्या के वितरण में अंतर क्यों पाया जाता है? गंगा जमुना के मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्योंकि यहाँ की भूमि समतल एवं उपजाऊ है। अधिक जलवायु के कारण, अच्छी जलवायु के कारण कृषि भी अच्छी होती है। यातायात की सुविधाएं एवं बड़े उद्योगों में रोजगार होने के कारण समुद्र तटीय मैदानों में जनसंख्या निवास करती है। न्यूनतम जनघनत्व वाले क्षेत्र राजस्थान के मरुस्थल, हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र एवं मध्य के पठार, यही कारण है कि जनसंख्या वितरण में अंतर पाया जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं? देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आकार में घनिष्ठ संबंध होता है। जब देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है तब देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है जिससे रहन सहन का स्तर गिरता है। अधिक जनसंख्या के कारण कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा, संसाधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जो प्रश्न 2 है हमारा, सही के सामने सही का चिन्ह, गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। उत्तर प्रदेश की संख्या सबसे कम है, बिल्कुल गलत सेंटेंस है बच्चों, सबसे ज्यादा है ये, इसलिए क्रॉस लगाएंगे यहाँ पर। औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में अधिक जनसंख्या रहती है, बिल्कुल सही है, इसलिए सही का टिक लगाएंगे। भारत की जनसंख्या का वितरण समान है, बिल्कुल गलत, असमान है। अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बच्चों हमारा, अधिक स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व में चीन के बाद सबसे जनसंख्या भारत की है, बिल्कुल सही। जन्म दर एवं मृत्यु दर में परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। भारत के नगरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है, ये भी सही है। इसी साथ बच्चों हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। अगर आपको बच्चों ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक बच्चों।